हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 6 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स में हम हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल में है कि श्रीलंका फर्मली कमिटेड टू वन चाइना पॉलिसी। श्रीलंका फर्मली कमिटेड टू वन चाइना पॉलिसी मतलब श्रीलंका ने फर्मली कमिटेड किया है कि वह वन चाइना पॉलिसी, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है वो उसको सपोर्ट करता है। तो श्रीलंका चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है और यूएस अमेरिका भी श्रीलंका की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि वन चाइना पॉलिसी है क्या, चाइना की जो यह वन चाइना पॉलिसी है ये क्या है। तो वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चाइना को सपोर्ट करना पूरी तरह से, जैसा चाइना चाहता है वैसा बोलना, चाइना को सपोर्ट करना। तो आप देखेंगे कि कुछ समय पहले ही चाइना और ताइवान में डिस्प्यूट हुआ था, चाइना और ताइवान में डिस्प्यूट हुआ था जिसमें चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, वो अलग से कोई देश नहीं है, वो अलग से कोई देश नहीं है, ताइवान हमारा हिस्सा है। पर ताइवान बोलता है कि नहीं, हम अलग देश हैं। तो चाइना पॉलिसी पर फोकस करेंगे तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि कंट्री एक है पर सिस्टम दो है, कंट्री एक है और सिस्टम दो है। श्रीलंका भी यही बोलता है कि हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे भी यही बोलते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब तो श्रीलंका तो मतलब बोलेगा ही, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना से इतना सारा पैसा ले रखा है। श्रीलंका के अंदर चाइना ने जो प्रोवाइड करवाया था, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तब श्रीलंका के अंदर चाइना ने प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पर श्रीलंका तो बोलेगा ही। और यहाँ पर नए प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले ही बने हैं, यहाँ के नए प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे। तो इस तरह से ताइवान और चाइना में जो डिस्प्यूट हो रहा है उस बात को लेकर यहाँ पर मेंशन की गई कि चाइना जो है वो ताइवान को अपने हिस्से में लाना चाहता है, पर ताइवान बोलता है कि नहीं, हम अलग देश हैं। और बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं चाइना को, पर ताइवान से भी कुछ देश मतलब रिलेशन बनाए रखते हैं कि नहीं, ताइवान से भी हमारा रिलेशन है। अगर कुछ बातें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताई जाए तो इंडिया भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। हालांकि कुछ टाइम पहले ही ताइवान के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया है इंडिया ने। तो आज के टाइम में रिलेशनशिप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ताइवान के साथ, आज के टाइम में रिलेशनशिप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ताइवान के साथ। पर चाइना और ताइवान में जो डिस्प्यूट हुआ है उस बात को ही लेकर यहाँ पर मेंशन किया गया है। चाइना अब अपनी वन चाइना पॉलिसी को लेकर ये इस जिद पर है कि ताइवान हमारे देश का हिस्सा है, हम उसको शामिल करेंगे, पर ताइवान बोलता है कि नहीं, हम अलग देश हैं। तो क्लियर है इस बात पर कि श्रीलंका भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। और वन चाइना पॉलिसी क्या है यहाँ पर किस बात को मेंशन किया गया है। अब आगे आर्टिकल्स पर बढ़ते हैं। सीजीआई प्रोपोजेस जस्टिस यूयू ललित एज सक्सेसर। सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सपोर्ट करते हैं यूयू ललित को अगले चीफ जस्टिस के रूप में। अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे? यूयू ललित होंगे। तो यहाँ पर अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं कौन है? एन.वी. रमन शाह है। तो एन.वी. रमन शाह का जो टर्म है वो पूरा हो चुका है। अब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि यूयू ललित जो है नए चीफ जस्टिस बनेंगे, यूयू ललित जो है नए चीफ जस्टिस बनेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यानी चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या करना होता है? तो पहले क्या है कि
पुराने जो चीफ जस्टिस हैं वो जैसे कि एन वी रमन शाह पहले एक रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ, अरे जो यू यू ललित जी उनको रिकमेंडेशन दे कि हाँ ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एन वी रमन शाह रिकमेंडेशन करते हैं, यू ललित सिंह ये हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो क्लियर हुआ, 49वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे यू ललित सिंह। इनको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया एन वी रमन शाह का, जो अभी करेंट में है। अब आपको सीजीआई से रिलेटेड है तो कुछ बातें ये जान लेते हैं कि चीफ जस्टिस कैसे नियुक्त होते हैं। अब आपको ये जानना है कि चीफ जस्टिस इंडिया के जो है वो कैसे नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेज हैं सबको अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है किसके थ्रू? राष्ट्रपति के थ्रू। तो क्या इन सभी के बारे में कहीं पर मेंशन किया जाता है? तो हाँ, यहाँ इन सभी के बारे में आर्टिकल 124 के तहत मेंशन किया गया है। आर्टिकल 124 के तहत जैसा कि मैंने बोला कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते हैं। करेंट टाइम के जो सीजीआई हैं एन वी रमन शाह वो अपने सक्सेसर को, मतलब जो बनने वाले हैं यूवी ललित शाह, उनको रिकमेंडेड करेंगे। तो ये बात पहुंच गई यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास। अब वो रिकमेंडेशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को। पहले जो अभी करेंट में, पहले ध्यान से सुनिए, जो अभी करेंट में एन वी रमन शाह हैं वो पहले नियुक्त करेंगे, मतलब वो पहले रिकमेंडेशन करेंगे जो बनने वाले हैं यू ललित शाह को। फिर ये बात जब पहुंच जाएगी यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास तो वो रिकमेंडेशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर अब प्रेसिडेंट जी को एडवाइस देंगे कि हाँ इनको सीजीआई बनाया जाए। तो इस तरह से एन वी रमन शाह सपोर्ट करते हैं। एट द लास्ट अब जो प्रेसिडेंट हैं वो अब इनकी नियुक्ति कर देते हैं, सीजीआई की नियुक्ति कर देते हैं। यहाँ पर प्रोसेस इस प्रकार से हो जाता है कि पहले जो यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद, फिर लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है। इस तरह से बाकी आपको ध्यान में यह रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जितने भी जजेज हैं उनको अपॉइंट करने के लिए पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जितने भी जजेज हैं उनको अपॉइंट करने के लिए पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। इस कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करता है? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजीआई हेड करते हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सीजीआई के साथ 4 और सीनियर जजेज होते हैं, यानी 5 लोगों का पूरा कॉलेजियम सिस्टम होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को अपॉइंट करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम फाइल तैयार करता है और लास्ट में प्रेसिडेंट तक पहुंचती है और प्रेसिडेंट उन जजेज को अपॉइंट करता है। यहाँ एक बात और ध्यान में रख सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है उसके थ्रू हम अपने जजेज को अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ है, अलग अलग केसेस होते रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है। किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कोई मेंशन नहीं है। ये धीरे धीरे यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पर जजमेंट के बेसिस पर इन्वॉल्व हुआ है, ना कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इन्वॉल्व हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर आप इस आर्टिकल में देखेंगे कि हमारे जो अभी करेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन शाह, वो यू ललित को
अगले जजेस के रूप में नियुक्त करते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। और फिर हम इस आर्टिकल में ये जाने कि किस तरह से CGI का नियुक्ति होती है और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने जाना। तो अगले आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स फायर मिसाइल्स नियर ताइवान। इस आर्टिकल्स में है कि चाइना जो है चाइना और ताइवान का कुछ समय पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग, जो काफ़ी चर्चे में है। तो US की हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान विजिट करने आई, वो ताइवान की विजिट पर आती हैं। तो चाइना जो है पहले से ही अमेरिका को वार्निंग दे चुका होता है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर पहुंचेंगी तो हवा में प्लेन उड़ा देंगी, वार्निंग दी गई थी। तो उसके बावजूद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान गई। तो ऑब्वियसली चाइना नाराज हो गया, चाइना जो है कि आपको नाराज हो गया। तो उसके बावजूद वो नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और वो US चली भी गई। तो चाइना नाराज होकर ताइवान के ऊपर बहुत सारे मिसाइल फायर किए। तो वो ताइवान को डराने के लिए बहुत सारे मिसाइल दागे गए और ताइवान डर भी गया। तो ताइवान के ऊपर से निकल गए, ताइवान के ऊपर से वो मिसाइल फायर हो गए, ऊपर हट गए। बेसिकली चाइना का यही पर्पस था कि वो ताइवान को थोड़ा डरा दिया जाए। ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है और चाइना यह चाहता है कि ताइवान जो है उसको हिस्सा माने। ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है और चाइना चाहता है कि सभी देश जो है ताइवान को चाइना का हिस्सा माने। पर बहुत सारे कंट्री जो है ताइवान के साथ अलग रिलेशनशिप बना रहे हैं और बहुत सारे चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे देश ताइवान के साथ अलग से भी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ इस आर्टिकल में यही मेंशन किया गया है। क्लियर है? मतलब कि चाइना और ताइवान, एक आर्टिकल में है कि चाइना और ताइवान के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, चाइना ताइवान के ऊपर मिसाइल फायर कर रहे हैं। और एक आर्टिकल में है कि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको श्रीलंका सपोर्ट कर रहा है, US भी सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना भी है जो कि आपको, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, पर ताइवान है कि नहीं, हम चाइना से अलग हैं, हम अलग देश हैं। तो इस तरह से इस आर्टिकल में यहाँ मेंशन किया गया है। अगला आर्टिकल है कि इंक्लूड चैप्टर ऑन बोरफुकन इन सिलेबस। मतलब इस आर्टिकल में कहा गया है कि बोरफुकन जो लचित बोरफुकन जो है वो बहुत बहादुर इंसान थे। लचित बोरफुकन जो है असम के चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर देखें, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो लचित बोरफुकन है उनको चैप्टर में शामिल किया जाए। लचित बोरफुकन जो चैप्टर है, उस लचित बोरफुकन की जो पर्सनालिटी है उसको चैप्टर में शामिल किया जाए। इनका बहुत बड़ा रोल है, असम के इतिहास में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1622 ईस्वी को हुआ। तो इनका बर्थडे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनके लीडरशिप जो है बैटल ऑफ सरायघाट में हुआ, जो 171 में हुआ इनकी लीडरशिप, और इन्होंने मुगल फोर्सेस को हरा दिया था और असम पर कब्जा करने की साजिश जो चल रही थी उस युद्ध में इन्होंने अपना नेतृत्व दिखाया था। तो आई होप आपको इस आर्टिकल समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ नए आर्टिकल्स लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।